Hello students, I welcome you all to this beloved channel Beloved Academy। आज के इस वीडियो में हम आपके 12th साइकोलॉजी के जो सैम्पल पेपर है उसको सॉल्व करेंगे। ऑफ कोर्स पेपर आपका टोटल 70 मार्क्स का है, टाइम है 3 आवर्स और इससे आप आपके एग्ज़ाम का मोटा मोटा फॉर्मेट किया है उसका आइडिया लगा सकते हो। साथ में आपके 30 मार्क्स और हैं जो कि प्रैक्टिकल के हैं। ओके, तो हम सबसे पहले थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन देख लेंगे और उसके बाद एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो वीडियो अभी पेपर है तो वीडियो थोड़ा लंबा चलेगा, तो आप अगर चाहते हो तो 1.5x पे थोड़ा सा स्पीड करके आप देख लेना आराम से। तो सबसे पहले है कि क्वेश्चन सारा कंपलसरी है और वहाँ पे जहाँ पे आपको चॉइसेस दिया है वहाँ पे आप जो करना है वो कर सकते हो। साथ में आंसर हमेशा वर्ड लिमिट के तौर पे करना चाहिए, ये बात मैं भी बोलते आ रही हूँ। इस पर मैंने 2-3 शॉर्ट्स भी बना लिया है। और साथ में क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ो और बाद में आंसर जो है वो एक्यूरेट करो, कुछ भी मत लिख देना, है ना। तो सबसे पहले है सेक्शन ए। तो सेक्शन ए में हमारा एमसीक्यू फॉर्मेट का है ये। इसमें क्या है कि बॉबी इज डायग्नोस्ड विद डायबिटीज, हाउएवर ही रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द डायग्नोसिस एंड कंटिन्यूज टू मेंटेन द सेम लाइफस्टाइल। आइडेंटिफाई द डिफेंस मैकेनिज्म दैट बॉबी इज यूजिंग। तो यहाँ पे बॉबी को डायबिटीज हो गया है लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं है कि उसको डायबिटीज डायग्नोस हुआ है। तो यहाँ पे और वो मान भी नहीं रहा है और अपना पुराना लाइफस्टाइल में कोई वो मेंटेन कर रहा है। आपको थोड़ा सा बीमार हो जाता हो तो आपको थोड़ा सा लाइफस्टाइल फूड हैबिट्स चेंज करना पड़ता है, लेकिन ये वो कुछ भी नहीं कर रहा है, ये रिफ्यूज़ कर रहा है। तो यहाँ पे वो कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म यूज़ कर रहा है। ओके, ओ यहाँ पे ऑप्शन नहीं है वो टाइप होना शायद वो मेरे से थोड़ा गलती हो गया। तो द आंसर इज डिनायल, ऑप्शन सी होगा डिनायल। मतलब वो डिनाई कर रहा है, रिफ्यूज़ कर रहा है। तो देखो क्वेश्चन में ही आपका आंसर है, यहाँ पे क्या है ना कि रिफ्यूज़। तो रिफ्यूज़ का एक और सिनोनिम है डिनायल, तो डिनायल है। सो ही इज़ रिफ्यूजिंग टू एक्सेप्ट रियलिटी टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम डिस्ट्रेस। तो उसको स्ट्रेस ना हो इसलिए वो रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। ओके, अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या पूछ रहा है। 2 हमसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर पर्सनालिटी असेसमेंट। तो यहाँ पे 4 पॉइंटर्स दिया है, इनमें से कौन सा 2 है जो सही है, पर्सनालिटी असेसमेंट के लिए सही है। तो सबसे पहला है ए पर्सन्स बिहेवियर इन ए वेराइटी ऑफ सिचुएशन कैन प्रोवाइड अस विथ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन अबाउट हिज और हर पर्सनालिटी। ओके, एक इंसान का अलग अलग सिचुएशन पे अलग अलग बिहेवियर हमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं उसके पर्सनालिटी के बारे में। ओके, इनडायरेक्ट टेक्निक्स कैन बी स्कोर्ड इन एन ऑब्जेक्टिव मैनर। और जो इनडायरेक्ट टेक्निक है, बहुत सारे होते हैं डायरेक्ट टेक्निक, इनडायरेक्ट टेक्निक है, उसको ऑब्जेक्टिव मैनर में हम स्कोर कर सकते हैं, है ना। ये है। तीसरा है डायरेक्ट मेथड ऑफ पर्सनालिटी असेसमेंट कवर द अनकॉन्शियस पार्ट ऑफ आवर बिहेवियर। तो पर्सनालिटी असेसमेंट के जो डायरेक्ट मेथड्स है वो हमारे अनकॉन्शियस बिहेवियर को भी कवर करता है। एंड देन साइकोलॉजिकल टेस्टिंग रिक्वायर्स ग्रेट स्किल एंड ट्रेनिंग। और साइकोलॉजिकल टेस्ट करने के लिए आपके पास ग्रेट स्किल और अच्छा ट्रेनिंग है, होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको कौन सा आंसर सही लगता है। तो देखो यहाँ पे आंसर तो सब ऑफ कोर्स आपको पता लग गया, आंसर नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। माने ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट है कि एक पर्सन का अलग अलग सिचुएशन में बिहेवियर हमें उसके पर्सनालिटी के बारे में बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन देता है। और दूसरा, अगर साइकोलॉजिकल टेस्ट करवाना है तो बहुत ज़्यादा स्किल और ट्रेनिंग की ज़रूरत है। ओके, एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया है, इसका पीडीएफ तो मैं शेयर कर दूंगी व्हाट्सएप चैनल पे, जिसका नाम है हमारा बिलव्ड कम्युनिटी। तो आप वहाँ पे ज्वाइन कर लो, तो उसके में आप पढ़ लेना। अभी तो हम बस ऐसे ही देख रहे हैं कि क्या क्या आंसर है। ओके, है ना। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 हमसे पूछता है कि रीता वांट्स टू परफॉर्म वेल इन एग्जामिनेशन एंड hence starts attending classes regularly, taking notes, setting study targets, etc. So which theory of intelligence gives importance to this stage of planning? तो यहाँ पे रीता जो है क्लास में अच्छा परफॉर्म करना चाहती है, एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करना चाहती है और इसीलिए वो क्या कर रही है, अच्छे से क्लास ले रही है, नोट्स ले रही है, मतलब वो प्रिपरेशन कर रही है अपने उस टारगेट को अचीव करने के लिए। तो यहाँ पे वो
कौन से इंटेलिजेंस के थ्योरी को इन्फ्लुएंस कर रहा है? तो यहाँ पे हायरार्कियल मॉडल है, पास मॉडल है, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट, मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस। तो यहाँ पे ये कोई भी आंसर नहीं है, आंसर है हमारा बी, जो कि है पास मॉडल। पास मॉडल हमने पढ़ा है। पास मॉडल मतलब एम्फोसाइज प्लानिंग एज ए क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ इंटेलिजेंस, मतलब हमारा अगर कोई टारगेट रहता है तो उसको अचीव करने के लिए हम बहुत ज़्यादा प्लानिंग करते हैं, और वो ही है पास मॉडल का थ्योरी। ओके, फिर है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अप्लाइज टू सुदर्शन क्रिया होगा? तो इट कम्बाइंस प्राणायाम चैंटिंग, तो प्राणायाम और चैंटिंग इसमें वो है। इट कंसिस्ट माइंडफुलनेस बेस्ड मेडिटेशन। फिर है, इन्वॉल्व्स रैपिड ब्रीदिंग टेक्निक टू हाइपर वेंटिलेशन, एंड इट रेफर्स टू आसनास और ओनली बॉडी पोस्चर्स। तो ये तो नहीं है, और रैपिड ब्रीदिंग भी नहीं होता है सुदर्शन क्रिया में, और कंसिस्ट माइंडफुलनेस बेस्ड मेडिटेशन है, ये भी सही है। लेकिन साथ में जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि इसमें प्राणायाम और चांटिंग वगैरह किया जाता है। देखो ये मेडिटेशन नहीं है ना। माइंडफुलनेस का, अगर माइंडफुलनेस एक्टिविटी का कहता तब जाके ये सही होता, लेकिन ये मेडिटेशन नहीं, ये तो अलग सा एक योगिक क्रिया है। तो ये प्राणायाम विद चांटिंग, तो आंसर नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। फिर है क्वेश्चन नंबर 5। तो सुहेल्स इंटेंस एंड ओवरवेलमिंग fear of driving has disrupted his daily life. He does not go outside for important tasks unless somebody else drives the car for him. He has even left his job and few social contacts. The most suitable behavior therapy for Suhail. तो सुहेल क्या कर रहा है, उसको ड्राइविंग करने से बहुत डर लगता है और इसकी वजह से उसकी लाइफ पूरी ख़राब हो गई है। वो तब तक बाहर नहीं जाता जब तक कि कोई और उसको ड्राइव करके लेके नहीं जा रहा है। उसने अपनी जॉब भी छोड़ दी है और सोशल कॉन्टैक्ट्स वगैरह भी उसने छोड़ दिया है। तो अभी उसके लिए कौन सा थेरेपी काम करेगा? ओके, तो अगर किसी बंदे को ऐसे होता है ना कि उसने पूरा मतलब बाहर जाने से वो कर रहा है, सोसाइटी में वो कोई मिलना जुलना नहीं चाह रहा है, पूरा अपने आप को आइसोलेट कर रहा है, तो इस जगह पे क्या होता है, हमारा जो थेरेपी जो काम करता है वो है सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन। इसमें क्या होता है इस थेरेपी में कि एक इंसान में के मन में एक जो डर बैठ जाता है, इस पे सुहेल के मन में ये ड्राइविंग को लेकर डर बैठ गया है ना, तो सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन से हम क्या करते हैं, वो जो डर एक इंसान में बैठ जाता है उसको धीरे धीरे कम करने की कोशिश करते हैं। और साथ में मतलब उस डर का जो वो है, मतलब जिससे उसको डर लगता है उस चीज़ से उसको एक्सपोज करके कोशिश करते हैं कि उसका वो डर कम हो जाए, कि मतलब वो उस स्टिमुलस से, उस ट्रिगर करने वाली चीज़ से वो आदत लग जाए उसको, ऐसा सिनेरियो होता है। ओके, so this therapy helps in gradually reducing fear responses by exposing the individual to the feared stimulus in a controlled manner. तो बार बार उसको उस चीज़ से एक्सपोज करके उसका डर ख़त्म करने की हम कोशिश करते हैं इस थेरेपी में। इसका नाम है सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन, ऑप्शन ए। फिर है एसर्टेशन। तो इन लोगोथेरेपी ट्रांसफरेंस इज एक्टिवली डिस्कर्स्ड। तो यह है एसर्टेशन, और रीज़न में है द गोल ऑफ लोगोथेरेपी इज टू हेल्प पेशेंट्स फाइंड मीनिंग एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन देयर लाइफ्स इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर लाइफ सर्कमस्टेंसेस। तो यहाँ पे क्या है कि एसर्टेशन में हमें दिया है कि लोगोथेरेपी में जो ट्रांसफरेंस है उसको एक्टिवली डिस्करेज किया जाता है। और दूसरा रीज़न ये है, इसका रीज़न ये है कि लोगोथेरेपी लोगों को लाइफ में मीनिंग और रिस्पॉन्सिबिलिटी ढूंढने के लिए कैसा भी सर्कमस्टेंसेस हो उसमें मदद करता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट है कि ऑप्शन ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज़ द एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। हमारा ए भी करेक्ट है, आर भी करेक्ट है, और इस आर जो है ए को एक्सप्लेन कर रहा है ना। तो यहाँ पे हमारे ऑप्शन में भी यही है दैट आर, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर करेक्टली एक्सप्लेन ए, और आर जो है ए को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। लोगोथेरेपी फोकसेस ऑन फाइंडिंग मीनिंग इन लाइफ रेदर देन ट्रांसफरेंस, क्योंकि लोगोथेरेपी जो है वो मीनिंग ढूंढने में मदद करता है लाइफ।
फिर है हमारा 7 नंबर। तो 7 नंबर हमें बोलता है जयंत बिलीव्स दैट टेलीविजन न्यूज़ एंकर इज टॉकिंग टू हिम। तो ही इज एग्जिबिटिंग, यहाँ पे इसको क्या हो रहा है? तो इसको तो आप लोगों को पता होगा, जेनजी वाला टर्म है डिलुलु इज द सोलुलु। तो डिलुलु वाला चीज़ ही है, डिल्यूजन हो रहा है, लेकिन यहाँ पे दो डिल्यूजन है। देखो, अगर किसी को लग रहा है कि टीवी वाला बंदा उससे बात कर रहा है तो वो डिल्यूजन में तो है, लेकिन इसको डिल्यूजन में कौन सा डिल्यूजन है? डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस और डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल। तो यहाँ पे उसको हो रहा है डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस, बिकॉज यहाँ पे एक फॉल्स बिलीव है वेयर दिस एक्सटर्नल इवेंट्स और स्टेटमेंट्स आर डायरेक्टेड टू देम पर्सनली। ओके, मतलब कोई वो ऐसे सोचता है कि उसके रेफरेंस में कुछ हो रहा है, मतलब उसको कोई टारगेट कर रहा है पर्सनली ऐसे। हाँ, एक्चुअली ना बहुत बात करते करते ना ऐसे बहुत थक जा रहे हूँ मैं, थक जा रही हूँ मैं, ऐसे हो रहा है मेरे साथ। पेपर सॉरी, क्वेश्चन नंबर 8 है माया हैज़ बिन फीलिंग एंशियस एंड एक्सपीरियंसेस पैनिक अटैक्स फॉर द पास्ट 2 weeks. She feels a constant sense of fear accompanied by rapid heartbeats, waiting and shortness of breath. तो अभी उसको दिस इज अफेक्टिंग हर एबिलिटी टू पार्टिसिपेट इन स्कूल एक्टिविटीज। तो अभी उसको ये क्या प्रॉब्लम हो रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया फॉर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर इज बेस्ट इलस्ट्रेटेड बाय माया सिम्टम्स। तो यहाँ पे उसको क्या हो रहा है? कंस्टेंटली वो एंशियस फील कर रही है। एक एक करके हम देखते हैं कि कॉन्शियसली वो कॉन्टिन्यूसली वो एंशियस फील कर रही है। देन क्या हो रहा है? उसको पैनिक अटैक्स आ रहे हैं, और उसको शी फील्स कांस्टेंट सेंस ऑफ फियर, रैपिड हार्ट बीट, स्वेटिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। तो ये सारा चीज़ जो है डिस्ट्रेस का सिम्टम्स है, और साथ में डिसफंक्शन का। यानी डिसफंक्शन का मतलब क्या होता है? डिसफंक्शन मतलब जो फंक्शन हो रहा है वो मतलब अच्छे से नहीं हो रहा है, डिसफंक्शन हो रहा है, मतलब फंक्शन जो है वो अच्छे से नहीं हो रहा है। और डिस्ट्रेस का मतलब होता है क्या? निगेटिव स्ट्रेस, है ना, नेगेटिव स्ट्रेस। अब मेरा बेड टाइम हो गया ना, 11 बज गए, तो वो हो रहा है। फिर हमारा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। तो यहाँ पे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में क्या है कि देखो क्या होता है। सबसे पहले रिपीटेटिव बिहेवियर उसका है, मतलब एक ही बिहेवियर को बार बार दोहराना, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होना, फिर सोशल इंटरेक्शन में प्रॉब्लम होना। बट यहाँ पे शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ तो हमने देखा है ना ऊपर में, ये जो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ क्या है? ये डिस्ट्रेस और डिसफंक्शन का है सिम्टम्स। तो यहाँ पे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम का ये नहीं है। ओके, फिर हमारा है 10 नंबर। सो आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट दैट आर नॉट ट्रू टू ग्रुप पोलराइजेशन। तो ग्रुप पोलराइजेशन के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट है जो ट्रू नहीं है? सबसे पहला, इट इज़ द कॉन्सिक्वेंस ऑफ एक्सट्रीम कोहेसिवनेस। फिर है ग्रुप्स आर मोर लाइकली टू टेक एक्सट्रीम डिसीजन देन इंडिविजुअल्स अलोन। When you find people having similar views, you perceive them as a group. As the group becomes one unit, you begin to think, feel, and act like them. तो यहाँ पे ओके, तो यहाँ पे आपको ये आप लोग पता नहीं जानते हो कि नहीं, ग्रुप पोलराइजेशन का मतलब होता है कि मानो 4-5 ऐसे इंडिविजुअल्स हैं, तो ये लोग आपस में कुछ डिस्कस कर रहे हैं, तो अपना अपना ओपिनियन जो है ना वो ग्रुप में डिस्कस करने के बाद उनका और भी स्ट्रांग हो जाता है, मतलब वो लोग अपने ओपिनियन में ही डटे रहते हैं। इसको कहते हैं ग्रुप पोलराइजेशन। तो यहाँ पर कहा है नॉट ट्रू। तो नॉट ट्रू में देखो क्या है, सबसे पहला हमारा 1 और 4 है। इट इज़ कॉन्सिक्वेंस ऑफ एक्सट्रीम कोहेसिवनेस, मतलब एक्सट्रीमली कोहेसिव है लोग, इसी वजह से वो लोग ये करते हैं। ये बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमें बोला है नॉट ट्रू। और चौथा है एज द ग्रुप बिकम वन यूनिट दे बिगिन टू थिंक, फील एंड एक्ट लाइक देम। ना 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 ना, वो लोग दूसरे की तरह फील भी नहीं करते हैं, एक्ट भी नहीं करते, वो लोग अपने में ही डटे रहते हैं। और इसमें एक्सट्रीम कोहेसिवनेस, तो कोहेसिवनेस मतलब अपने आप में बहुत ज़्यादा मेल होना, एकदम से आपस में जुड़े रहना, तो ये भी नहीं होता है। तो नॉट ट्रू में क्या है? ये है, 2 है। फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमसे पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब्स ए टीम। तो टीम क्या है? अभी टीम क्या है वो तो पता ही है, सो कलेक्शन ऑफ पीपल हु मे बी प्रेजेंट एट ए प्लेस बाई चांस। तो टीम तो बाई चांस नहीं बनता है। दूसरा है
और कम्प्लीमेंट्री स्किल होता है एंड आर कमिटेड टू ए कॉमन गोल, तो ये है। फिर है ओनली लीडर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्क, ना सब लोग रिस्पॉन्सिबल हैं। फिर है पोलराइजेशन इन अटेंशन एंड एक्शन, अ पर्सन इज मोर इन कॉमन डायरेक्शन, नो। तो आंसर हमारा है बी, मतलब सारे मेंबर्स में जो कम्प्लीमेंट्री स्किल होता है और मतलब सब लोग एक गोल के लिए कमिटेड होते हैं। जैसे हमारा क्रिकेट टीम है, ज़रूरी नहीं है कि हर कोई बैट्समैन है, हर कोई बॉलर है, विकेट कीपर है, मतलब अलग अलग है, जो अलग अलग लोगों का रोल डिफाइन है और सबका एक ही कॉमन गोल होता है, मैच जीतना। ओके, फिर है क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा है दैट श्वेता हैज जॉइन द नेशनल कैडेट कॉर्प्स, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ग्रुप शी इज नाउ ए मेंबर ऑफ। तो अभी आप बताओ कि वो कौन से ग्रुप की मेंबर है। तो नेशनल एनसीसी जो है, एनसीसी कैसे ग्रुप है? सबसे पहला एनसीसी जो है वो है एक सेकेंडरी ग्रुप और है एनसीसी एक फॉर्मल ग्रुप। तो अभी यहाँ पे क्यों बोलेंगे हम सेकेंडरी और क्यों फॉर्मल? देखो, प्राइमरी ग्रुप हम किसको कहते हैं, हमने लास्ट टाइम ही पढ़ा था। प्राइमरी ग्रुप होता है वो, मतलब प्राइमरी ग्रुप क्या होता है? प्राइमरी ग्रुप है कि आपका मतलब जो फैमिली से रिलेटेड लव कनेक्शन इन सब के ऊपर बेस्ड होता है। और सेकेंडरी होता है जो ज़रूरत के हिसाब से फॉर्म होता है, मतलब उसमें भी टीम वर्क ही होता है, प्यार कनेक्शन यही सारा रहता है, लेकिन वो क्या है कि वो काम काज के ऊपर बेस करके बनता है। तो ऑफ कोर्स एनसीसी जो है एक फैमिली ग्रुप तो नहीं है, इसीलिए वो क्या है, सेकेंडरी ग्रुप है। और ऑफ कोर्स ये कॉलेज का ग्रुप है और एक क्या कहते हैं, एक को करिकुलर एक्टिविटीज़ का ग्रुप है, तो वो फॉर्मल ही है। दिस इज ऑब्वियस। फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 में ऐसा है कि यहाँ पे जो फ्रिट्ज हाइदर का जो एक बैलेंस, साइकोलॉजिकल बैलेंस के रिगार्डिंग जो थ्योरी है उसके बारे में पूछा है। तो यहाँ पे बोला है कि कौन सा चीज़ जो है वो स्टेट करता है इस थ्योरी को। तो ये हमने सीधा ही डायरेक्ट पढ़ा है कि जब पर्सन अदर ऑब्जेक्ट आर पॉजिटिव एंड वन इज नेगेटिव, तो POX करके एक ट्रायंगल है हमारा, और उसमें जब दो पॉजिटिव होता है कोई एक नेगेटिव होता है, तभी हम उसको कहते हैं कि यही है फ्रिज हेदर का बैलेंस थ्योरी। तो यहाँ पे सीधा सीधा जो यहाँ पे दिया है दैट ऑप्शन नंबर बी, द टू साइड्स ऑफ द POX ट्रायंगल आर पॉजिटिव एंड वन साइड इज नेगेटिव। तो यहाँ पे अलग से देखने का कुछ है नहीं। और फिर है हमारा मतलब 14 नंबर क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट दैट कैन हेल्प इन रिड्यूसिंग सोशल लोफिंग। तो सोशल लोफिंग का मतलब है कि लोगों के प्रेजेंस में लोगों का एफर्ट कम हो जाना, है ना। तो कौन कौन सा चीज़ है जिससे कि आप सोशल लोफिंग को रिड्यूस कर सकते हो? तो मेकिंग ग्रुप एफर्ट आइडेंटिफाइबल इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअल एफर्ट, ना। अगर ग्रुप एफर्ट को हम इम्पोर्टेंस देंगे तो इंडिविजुअल कुछ करेंगे ही नहीं। फिर है डिक्रीजिंग द प्रेशर ऑफ वर्क टूवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ द ग्रुप गोल्स, नहीं, प्रेशर को कम करेंगे तब भी नहीं होगा। देन मेकिंग पीपल फील दैट देयर इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन इज इम्पॉर्टेंट, येस दिस इज इट। लोगों को ये फील होना चाहिए कि उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो इम्पोर्टेंट है, तभी क्या होगा, सोशल लोफिंग कम होगा। ओके, सो सोशल लोफिंग कैन बी रिड्यूस्ड बाय मेकिंग इंडिविजुअल्स देयर कंट्रीब्यूशन आर वैल्यूएबल एंड नेसेसरी। जब लोगों को लगेगा कि मेरा कंट्रीब्यूशन इम्पोर्टेंट है, तब लोगों में ये जो सोशल लोफिंग का जो थ्योरी है वो कम होगा। ओके, अभी हम आ गए सेक्शन 2 में। सेक्शन 2 हमारा है क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट। देखो, मैं बहुत जल्दी जल्दी करा रही हूँ, चाहूँ तो मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकती हूँ हर एक क्वेश्चन में पूरा कॉन्सेप्ट, बट यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है क्योंकि आपको सिर्फ देखना है आंसर और टाइम भी बहुत कम बचा है, तो मैं बहुत ज़्यादा वेस्ट करने में मेरा इंटरेस्ट नहीं है, टाइम वेस्ट। आपको पढ़ना है, मुझे पढ़ाना है, दैट इज़ इट। और वो हमने साल भर किया है, जितना हो सका मेरे से। नेक्स्ट सेशन में मैं बहुत अच्छे से करवाऊँगी, बट अभी तो इतना टाइम नहीं है। सो एन इंडिविजुअल रिस्पॉन्स टू ए स्ट्रेसफुल, अभी क्वेश्चन नंबर 15 देखो, ना करते हुए भी बहुत बातें कर ली है मैंने। सो एन इंडिविजुअल रिस्पॉन्स टू ए स्ट्रेसफुल सिचुएशन, अरे भाई साहब यही सही है। So an individual response to a stressful situation largely depends upon the perceived events and how they are interpreted or appraised.
डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू लेजरस थ्योरी, स्टेट ए रीजन फॉर योर आंसर। तो लेजरस थ्योरी का जो कॉग्निटिव अप्राइजल का जो थ्योरी है वो उसमें वो क्या कहता है कि इंडिविजुअल का जो इंटरप्रिटेशन है किसी इवेंट का वो उस वो मतलब उस पर डिपेंड करता है कि उस इंसान का स्ट्रेस कैसा होगा। मतलब कोई इंसान किसी अगर कोई इवेंट अगर हो रहा है तो उस इंसान को वो कैसे परसीव कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो उसको कितना स्ट्रेस हो रहा है। अभी मैं ये एक एग्जांपल देती हूँ। कोई बच्चा है मानो जो कि एग्ज़ाम में फेल हो गया है। तो अभी फेल होना क्या है, एक इवेंट है। तो अभी एक बच्चा है, बच्चा ए, और एक बच्चा है बच्चा बी। तो अगर बच्चा ए के घर में बहुत लोग बहुत चिल है, वो लोग ऐसे है कि कुत्ता भी भौंकने लगा है अभी। बच्चा ए ऐसा ऐसे बच्चे ए के घर पे बहुत सब चिल है कि ठीक है कोई बात नहीं, अभी फेल हो गए, अगले बार पास हो जाओगे, अच्छे से पढ़ाई करो, ऐसे है। तो वो इस इंसान को बहुत ज़्यादा मतलब चिल तरीके से परसीव करेगा, तो उसको स्ट्रेस कम होगा। लेकिन बच्चा बी है कि अगर फेल किया तो तुम्हारा बैंड बजाएंगे, ऐसे है उसके घर वाले। तो वो फेल हो जाने को एक थ्रेट की तरह परसीव करेगा और उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होगा। तो वही बात है कि इंसान किसी इवेंट को कैसे परसीव करता है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना लीड होगा स्ट्रेस को। सो इवेंट इज परसीव एज थ्रेटनिंग एंड बियॉन्ड कोपिंग रिसोर्सेज, इट लीड्स टू स्ट्रेस। और जब हमें थ्रेट महसूस होता है तभी हमें स्ट्रेस महसूस होता है। अभी है क्वेश्चन नंबर 16। तो देखो यहाँ पे 16 में ये देखो कहाँ है ना कि जहाँ पे ऑप्शन दिया है वहाँ पे आप कोई भी करो। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन है। पहला है कि दो मेजर लिमिटेशन ऑफ रेटिंग स्केल्स इन असेसमेंट, और दूसरा है स्टेट मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टाइप ए पर्सनालिटी। दोनों में से कोई भी आप एक करो, बट हमने यहाँ पे दोनों को लिया है। तो लिमिटिंग स्केल मतलब रेटिंग स्केल, जो असेसमेंट में जो रेटिंग स्केल होता है उसके लिमिटेशंस क्या क्या हैं। सबसे पहला है हेलो इफेक्ट। तो हेलो इफेक्ट में देखा गया है ए जनरल इम्प्रेशन ऑफ ए पर्सन कैन इन्फ्लुएंस रेटिंग अक्रॉस डिफरेंट स्टेज लीडिंग टू बायस्ड रिजल्ट। तो किसी भी इंसान का, मैं एक मिनट थोड़ा पानी पी लेती हूँ। तो सबसे पहला हेलो इफेक्ट क्या है। हेलो इफेक्ट है कि हेलो इफेक्ट हमें ये बताता है कि कैसे बोले इसको, जैसे ए जनरल इम्प्रेशन ऑफ ए पर्सन कैन इन्फ्लुएंस रेटिंग। मतलब किसी इंसान का अगर एक तरीके के इम्प्रेशन हमारे मन में है तो उसको लेके जो जो ओपिनियन हम बनाएंगे ना उसमें हमारा मतलब हमारे ओपिनियन के हिसाब से उसका रेटिंग हम करेंगे। तो ये है ना। तो ये चीज़ है। तो ये हो सकता है हेलो इफेक्ट के मतलब जो एसेस कर रहा है, अगर किसी व्यक्ति को वो एसेस कर रहा है तो और उस व्यक्ति के बारे में पहले से उसका कोई इम्प्रेशन है कि इसका तो इंटेलिजेंस थोड़ा हाई है, ऐसा करके इम्प्रेशन है, लेकिन एक्चुअल में वो टेस्ट में जब एसेस हो रहा है तब उसका असेसमेंट थोड़ा लो दिखा है, सॉरी इंटेलिजेंस थोड़ा लो है, लेकिन वो जो इम्प्रेशन है उसके वजह से ओपिनियन में चेंजेस आ जाएंगे। ओके। और दूसरा है, इसको हम कहते हैं लेनियंसी या फिर सीवियरिटी बायस। सीवियरिटी बायस में क्या होता है कि कभी कभी कुछ रेटर्स जो है मतलब जो रेटिंग्स के लिए वो हो सकता है बहुत ज़्यादा हाई स्कोर दिखाए, बहुत ज़्यादा लो स्कोर दिखाए, जिससे एक्यूरेसी मेंटेन करने में मुश्किल हो जाए। बस दैट्स ऑल। 16 का बी क्वेश्चन है कि टाइप ए पर्सनालिटी के कैरेक्टरिस्टिक बताओ। तो टाइप ए वाले जो लोग होते हैं बहुत ज़्यादा कम्पिटिटिव होते हैं, एम्बिशियस होते हैं, इम्पेशेंट होते हैं और बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। फिर है प्रोन टू स्ट्रेस, उनको स्ट्रेस होने का चांसेस बहुत है, एंड टाइम मार्जिन से हमेशा रहते हैं, वो हमेशा जल्दी में रहते हैं। एंड देन हायर रिस्क ऑफ हार्ट रिलेटेड इलनेस, अभी दिल की बीमारी पड़ने का बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है। ओके। फिर है क्वेश्चन नंबर 17। तो द क्रॉस सिचुएशनल कंसिस्टेंसी ऑफ ट्रेट इज फाउंड टू बी क्वाइट लो। Evaluate this statement with reference to the interactional approach to personality। अभी यहाँ पे दो चीज़ें हैं कि इंटरेक्शनल अप्रोच जो है वो कैसे होता है, और यहाँ पे जो है कि क्रॉस सिचुएशनल कंसिस्टेंसी ऑफ ट्रेट इज़ फाउंड टू बी क्वाइट लो। तो क्रॉस सिचुएशनल कंसिस्टेंसी उस वो क्या है हम इसको भी देखते, और इंटरेक्शनल अप्रोच टू पर्सनालिटी क्या है हम उसको भी देखते हैं। ओके। तो यहाँ पे देखो अभी क्या है कि इंटरेक्शनल अप्रोच टू पर्सनालिटी क्या कहता है। इंटरेक्शनल अप्रोच टू पर्सनालिटी सजेस्ट दैट
पर्सनालिटी इज शेप्ड बाय बोथ ट्रेड्स एंड सिचुएशनल फैक्टर्स, कि किसी इंसान का जो पर्सनालिटी है वो उसके ट्रेड तो है ही, साथ साथ वो कौन से सिचुएशन में है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। और क्रॉस, अरे वीडियो ऑफ होने वाला था, अभी इसको थोड़ा दूर हटा देते हैं, अभी ठीक है। फिर ये जो कहता है कि क्रॉस सिचुएशनल कंसिस्टेंसी, वो कहता है कि traits do not remain consistent across different situations as individuals adapt their behavior based on environment। तो क्या ये सच है? तो हाँ, ये इवेल्युएट ये होता है कि क्रॉस सिचुएशनल बताता है कि ट्रेड जो है हमेशा सेम नहीं रहता है, अलग अलग एनवायरनमेंट में ये थोड़ा सा चेंजेस होता रहता है। ये ग्राफ जो है हमेशा ऐसे नहीं जाता है, मतलब ग्राफ जो है ट्रेड का ग्राफ हमेशा ऐसा नहीं रहता है, वो ऐसे 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 होता रहता है। ओके। और इंटरेक्शनल अप्रोच क्या कहता है? इंटरेक्शनल अप्रोच ये कहता है कि इंसान की जो पर्सनालिटी है वो ट्रेड के हिसाब से और सिचुएशन के हिसाब से भी बनता है, तो दोनों सेम ही बात है। तो हाँ, ये इवेलुएट करता है, ऐसा ही है। फिर क्वेश्चन नंबर 18 है कि इज इंटेलिजेंस एंड इंटरप्ले ऑफ नर्चर एंड नेचर? सपोर्ट योर आंसर विथ वन एविडेंस फॉर ईच। तो क्या नेचर और नर्चर करके जो साइकोलॉजी में एक बहुत ही थ्योरी है, बड़ा सा, बहुत ही इम्पोर्टेंट, उसको आप एक्सप्लेन करो और बताओ उसमें एक एक एविडेंस दे के। तो एविडेंस दे दे के अगर हम बताएं तो उसमें क्या है कि सबसे पहला बताते हैं नेचर के बारे में। तो नेचर का मतलब होता है इंसान का जेनेटिक कैसा है। हम नहीं कहते कि इसके नेचर में ही ऐसा है, मतलब इसके जेनेटिक्स में ही ऐसा है। तो स्टडीज ऑन आइडेंटिकल ट्विन्स शो दैट इंटेलिजेंस हैज़ ए हेरिडिटरी कंपोनेंट एज ट्विन्स री-एयर्ड अपार्ट हैव सिमिलर IQ स्कोर्स। तो इन जेनेटिक्स पे इसलिए इंटेलिजेंस डिपेंड करता है क्योंकि स्टडीज़ में ऐसा बताया गया है कि अगर ट्विन्स हैं तो जो ट्विन्स है दोनों के जो IQ स्कोर है वो सिमिलर है, मतलब दोनों में इंटेलिजेंट क्वेश्चन जो है वो थोड़ा बहुत सिमिलर है। तो दोनों की अगर इंटेलिजेंट की जो क्वालिटी है इंटेलिजेंस की वो अगर सिमिलर है तो इसका मतलब है कि जेनेटिक्स पे इंटेलिजेंस तो डिपेंड कर रहा है कहीं ना कहीं। फिर अगर हम बताते हैं नर्चर के बारे में, तो नर्चर के बारे में बताया जा सकता है रिसर्च इंडिकेट्स दैट स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट्स, एजुकेशन एंड न्यूट्रिशन प्ले ए क्रूशियल रोल इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। और नर्चर का मतलब होता है एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट का जो थ्योरी है वो ये कहता है कि एनवायरनमेंट कैसा है, एजुकेशन कैसा दिया जा रहा है, न्यूट्रिशन कैसा दिया जा रहा है, इसके ऊपर भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट डिपेंड करता है। ओके। अभी सोचो कि एक बच्चा है, बहुत ही इंटेलिजेंट है, वो जेनेटिक्स में उसको बहुत ही इंटेलिजेंट मिला है, IQ बहुत अच्छा है, लेकिन वो एक ऐसे एरिया में रह रहा है जहाँ पे ना उसको अच्छी एजुकेशन मिल रही है ना उसको अच्छा न्यूट्रिशन मिल रहा है। तो क्या उसका IQ डेवलप्ड होगा? और अगर होगा भी तो उसका कोई मतलब यूज़ उतना होगा नहीं। हाँ, वो कभी कभी गली मोहल्ले में भी बहुत वो हो जाता है, उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। फिर हम अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 है। असलम जो है एक ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर हैं और टीम बिल्डिंग एक्टिविटी करवाने के लिए ही असाइन वर्क टू सिलेक्टेड मेंबर्स रैंडमली मेंबर सिलेक्ट कर दिए हैं टीम बिल्ड करने के लिए। ही ऑब्जर्व दैट विल एग्जीक्यूटिंग द टास्क देयर केम ए स्टेज व्हेन देयर वाज अ कन्फ्लिक्ट अमंग द मेंबर्स। लोगों के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो गया। सो एट व्हाट स्टेज ऑफ ग्रुप फॉर्मेशन वुड दिस हैपन टेक प्लेस एंड एक्सप्लेन द स्टेज दैट इज लाइकली टू फॉलो। तो हमने देखा था टकमेंस के उसमें कि ग्रुप फॉर्म करने का कितना होता है स्टेज, 5 स्टेजेस होते हैं, है ना। तो 5 स्टेजेस में एक स्टेज आता है जिसको हम कहते हैं स्टॉर्मिंग स्टेज, है ना। और एक आता है नॉर्मिंग स्टेज। तो स्टॉर्मिंग स्टेज, नॉर्मिंग स्टेज ये है। तो स्टॉर्मिंग स्टेज है जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है क्योंकि वहाँ पे लोगों को अपने रोल्स, ऑथोरिटी और टास्क को लेके अपने आप में वो लोग स्ट्रगल करते हैं, मतलब किसको क्या करना है नहीं करना है उस चीज़ को लेके आपस में एक कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाता है। स्टॉर्मिंग, ब्रेन स्टॉर्मिंग ऐसा हम कहते हैं ना, ब्रेन स्टॉर्मिंग जो संदीप माहेश्वरी जी का वो आता है, तो ये है। और फिर है नेक्स्ट इज नॉर्मिंग स्टेज, और जहाँ पे लोग इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करते हैं, एक कोऑपरेशन एस्टेब्लिश करते हैं और एक कॉमन गोल्स के टुवर्ड्स काम करते हैं।
ओके, फिर हमारा है सेक्शन सी। तो सेक्शन सी भी सेम ही है, उसमें थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन टाइप का है। ओके, तो मनिंदर इज कॉन्फिडेंट इन सेइंग नो टू अ रिक्वेस्ट दैट ही कैन नॉट फुलफिल। तो मनिंदर जी हैं, बहुत कॉन्फिडेंट है, जो वो फुलफिल नहीं कर सकते उसमें वो नो कहने के लिए बिल्कुल कॉन्फिडेंट है। he is also able to organize his work and not procrastinate it। तो वो अपने काम आराम से कर लेता है, कोई प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करता है, कुछ नहीं करता है। अभी ये बताओ कि उस मनिंदर में कौन से स्किल्स हैं। तो सेइंग नो कॉन्फिडेंटली रिफ्लेक्ट्स द एबिलिटी टू एक्सप्रेस वन सेल्फ विदाउट हेजिटेशन। तो सबसे पहला स्किल है एक्सप्रेसिंग वन सेल्फ विदाउट हेजिटेशन, और अपने काम को टाइम पे कर पाना। प्रोक्रेस्टिन ना करने का मतलब होता है वो टाइम मैनेजमेंट में बहुत अच्छा है। सो दैट्स ऑल। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 21। सो पीटर जो है 28-year-old मैन हु हैज़ बिन डायग्नोस्ड विद schizophrenia। He lacks the necessary skill to be an independent and productive member of society as a mental health professional. Suggest any 3 rehabilitation techniques to support Peter in becoming self-sufficient। तो साइजोफ्रेनिया के लिए क्या क्या चीज़ें हैं हमने पढ़ा था चैप्टर में, अभी उसी को दिखाना है। तो सबसे पहला स्किल है सोशल स्किल ट्रेनिंग। उसको हेल्प करो कम्युनिकेट करने में, लोगों से बेटर इंटरेक्ट करने में। और फिर है वोकेशनल रिहैबिलिटेशन। वोकेशनल रिहैबिलिटेशन में क्या होता है कि हम लोगों को जॉब के लिए ट्रेनिंग करते हैं और प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के लिए लोगों को ट्रेन करते हैं। ओके, फिर है फैमिली थेरेपी। तो एजुकेट हिज फैमिली ऑन हैंडलिंग सिम्टम्स एंड प्रोवाइडिंग सपोर्ट। अब उनकी तो एक फैमिली होगी, तो उन फैमिली मेम्बर्स को भी एजुकेट करो कि कैसे वो लोग उनको हेल्प कर सकते हैं। ओके, 22 में है क्वेश्चन नंबर 1। सो रमीत एक पेंटर है, बहुत हैप्पी है, बहुत फुलफिल्ड है और फुली फंक्शनिंग पर्सन है। ही होल्ड्स एन एग्जीबिशन ऑफ हिज आर्ट वर्क विच इज़ ऑलवेज अप्रिशिएटेड बाई विजिटर। हाउ विल कार्ल रोगर्स एक्सप्लेन रमीत पर्सनैलिटी। तो कार्ल रोगर्स का जो ह्यूमनिस्टिक थ्योरी है उस पर रमीत जो भी है उनका जो ये जो सिनारियो है वो है सेल्फ एक्चुअलाइज्ड है। वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में जब इंसान होता है जबकि उसको मीनिंग पता है लाइफ का और उसमें पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट है और वो अपनी पोटेंशियल के हाईएस्ट पोटेंशियल तक रीच कर पा रहे हैं। दिस बिहेवियर इज ड्रिवन बाय सेल्फ ग्रोथ एंड क्रिएटिविटी। उनमें सेल्फ ग्रोथ है तभी वो फुली फंक्शनिंग है, क्रिएटिविटी है क्योंकि पेंटर है, उनका खुद का एग्जीबिशन है। तो कार्ल रोगर्स के हिसाब से ये जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं रोमित वो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जहाँ पे इंसान को अपने आप को लेके एक बहुत ही पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट रहता है और अपने पोटेंशियल के हाईएस्ट पोटेंशियल तक वो पहुँचते हैं, अपने पोटेंशियल को फुलफिल करते हैं और बिहेवियर जो है सेल्फ ग्रोथ और क्रिएटिविटी के टूवर्ड्स ड्रिवन होते हैं। अभी 22 का बी है बिरहोस, अ ट्राइबल कम्युनिटी लार्जली लीड ए नोमैडिक लाइफ डिपेंडिंग ऑन हंटिंग एंड गैदरिंग। ओके, हाउ विल दिस लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंस द पर्सनालिटी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम दिस कम्युनिटी। तो अभी इस कम्युनिटी का जो कि एक नोमैडिक लाइफस्टाइल लीड करता है, हंटिंग करते हैं, गैदरिंग करते हैं, अगर इस टाइप का कोई बच्चा होगा तो वो उसमें कौन सी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगी। तो ऑब्वियसली उसमें क्या डेवलप्ड होगा, सबसे पहले डेवलप्ड होगा एडेप्टिबिलिटी, हर सिचुएशन में अडेप्ट करने की। फिर है रेजिलियंस। रेजिलियंस मतलब बाहर का कुछ भी प्रॉब्लम हो, कोई भी सिनारियो हो, टफ सिचुएशन है, उसमें रेजिस्टेंट एक बिल्ड होता है, रेजिलियंस बिल्ड होता है कि वो उससे लड़ सके। और तीसरा है सर्वाइवल स्किल ड्यू टू देयर नोमैडिक लाइफस्टाइल, और उसमें सर्वाइवल स्किल डेवलप होगा ताकि हर जगह पे कैसा भी सिचुएशन हो उस पर वो सर्वाइव कर सके। और साथ के साथ उनमें सोशलाइजेशन का और कोऑपरेशन का स्किल भी बहुत ज़्यादा हद तक होगा। देयर सोशलाइजेशन विल एम्फसाइज कम्युनिटी कोऑपरेशन एंड रिसोर्सफुलनेस। कम्युनिटी में कोऑपरेशन है, लोगों में मिल बांट कर रहना, कैसे रहना वो भी सीखेंगे और साथ में सोशलाइज करना भी सीखेंगे। अभी ये चीज़ तो डायरेक्ट रिव्यू क्वेश्चन से उठ के आया है, मतलब एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है कि ऑब्सेसिव और कंपल्सिव डिसऑर्डर में आप वो करो। तो ऑब्सेसिव मतलब हमको लगता है कि करना ही है, बहुत ऑब्सेस्ड हो जाता है किसी चीज़ को लेके। इन्वॉल्व्स पर्सिस्टेंट एंड इंट्रूसिव थॉट, मतलब पर्सिस्टेंटली करना ही है, करना ही है, करना ही है ना। और कंपल्सिव बिहेवियर इन्वॉल्व्स रिपीटेटिव एक्शन, और कंपल्सिव में बार बार उसके एक चीज़ को करते रहते हैं,
कि मतलब कि इसी चीज़ को करना ही है, जैसे एक्सेसिव हैंड वॉशिंग। तो कंपल्सिव का मतलब होता है रिपीटेटिव रिपीटेटिव करते रहते हैं एक चीज़ को, और ऑब्सेसिव का मतलब होता है भी करते रहते हैं पोर्सिस्टेंटली, मतलब किसी चीज़ को लेकर पूरा ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, इन्वॉल्व बहुत ज़्यादा हो जाते हैं उसमें। ओके, सेक्शन डी में पहला क्वेश्चन है, सारा बिलीव इन द इम्पोर्टेंस ऑफ रेगुलर एक्सरसाइज फॉर मेंटेनिंग गुड हेल्थ। ओके, बहुत अच्छी बात है। Despite this belief, she rarely engages in any form of physical activity. With respect to Sarah, explain the reasons for the lack of consistency between her attitude and behavior. ये तो मेरी कहानी है। तो अभी इसका आंसर क्या है कि ये जो एक उसमें बिलीव है, उसका एक एटीट्यूड है कि फिट रहना है, एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है फिट रहने के लिए, लेकिन बिहेवियर में ये चीज़ नहीं दिखता है। तो इसका क्या रीज़न है? तो दिस inconsistency is explained by cognitive dissonance theory by लियोन फेस्टिंगर। और वहाँ पे सारा एक्सपीरियंस डिसकम्फर्ट ड्यू टू मिसमैच्ड बिटवीन हर बिलीव्स एंड एक्शन। और उसमें उसकी जो बिलीव है और उसका जो एक्शन है उसमें क्या है, मिसमैच्ड है, लोग मेल नहीं खा रहे एक दूसरे से। तो इसका क्या रीज़न है? सबसे पहला है लैक ऑफ मोटिवेशन, कोई मोटिवेशन नहीं है। दूसरा है एनवायरमेंटल बैरियर्स, और तीसरा है इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन बायस। इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन का मतलब होता है हमें रिजल्ट इमीडिएटली चाहिए होता है, बट अभी ऐसा तो नहीं होता ना कि सुबह एक्सरसाइज करो और शाम को पतली हो जाओ, तो वो ऐसे ही ना रही। फिर है क्वेश्चन नंबर 25, गगन psychologists use the technique of personality assessment that requires story writing around pictures and completion of sentences. Identify the describe the techniques being referred to। फिर देखो कितना आसान एग्जाम है, आपको थ्योरी मतलब टेक्निक्स पूरा एक्सप्लेन कर दिया, आपको बस नाम बताना है। तो इसको हमने पढ़ा था, इसको हम कहते हैं प्रोजेक्टिव पर्सनालिटी टेस्ट, जिसपे जो टेक्निक है उस टेक्निक को हम कहते हैं टेट, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, स्टोरी टेलिंग बेस्ड ऑन एम्बिगियस पिक्चर। कोई पिक्चर दे देगा, उस पर आपको डिस्क्राइब करना है। अरे हमने क्या वो तुमने वो नहीं किया था, चित्र वर्णन किया था होगा हिंदी में, कोई चित्र वर्णन। तो चित्र वर्णन को हम साइकोलॉजी में जब करते हैं उसको हम कहते हैं टेट। टेट का मतलब होता है थीमेटिक एप्रिसिएशन एपरसेप्शन टेस्ट। सॉरी माय बैड। तो थीमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट मतलब थीम को देख के उसमें से अपना परसेप्शन निकालना। और तीसरा है दूसरा है सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट, उसको हम कहते हैं SCT सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट। इसमें किसी एक लाइन दिया जाएगा और उसमें थोड़ा खाली रख दिया जाएगा, यहाँ पे आप जो फील करोगे उससे आपका पर्सनालिटी के बारे में पता लगेगा। शांता हैज़ एन IQ ऑफ 140, भाई साहब बहुत अच्छी बात है। शी हैज़ रिसेंटली वोन एन अवार्ड फॉर द बेस्ट ऑथर एज वेल, बहुत सही बात है। विल शी बी गिफ्टेड और टैलेंटेड, इलेबोरेट ऑन गिफ्टेडनेस एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। तो देखो यहाँ पे बोला है ना कि इलेबोरेट ऑन गिफ्टेडनेस एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, इसका मतलब क्या है, ये गिफ्टेड है तभी आपको इस पे इलेबोरेट करने के लिए बोला है। टैलेंटेड होती तो बोलता टैलेंट को इलेबोरेट करो, बहुत अच्छी बात है, क्वेश्चन में ही आंसर छिपा है। तो शांता जी जो है हमारी गिफ्टेड है क्योंकि उनका IQ ऑलरेडी 130 प्लस है, 140 है इनका। ओके, अभी गिफ्टेडनेस का कैरेक्टरिस्टिक्स है हाई इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, फिर है क्रिएटिविटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, और तीसरा है एडवांस्ड लैंग्वेज एंड रीजनिंग स्किल्स। ये 3 चीज़ें हैं गिफ्टेडनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, फिर है हमारा ऑप्शन नंबर नहीं सेक्शन E। तो सेक्शन E में थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, इसमें है व्हाट आर द फीचर्स ऑफ न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर्स, एक्सप्लेन एनी 2 डिसऑर्डर अंडर दिस कैटेगरी। ओके, तो न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर में क्या है, तो न्यूरो डेवलपमेंट मतलब हमारा जब न्यूरल डेवलपमेंट होता रहता है तब में ये डिसऑर्डर हमें देखने को मिलता है। तो फीचर्स क्या है कि ये अर्ली चाइल्डहुड में ही शुरू हो जाता है, ये कॉग्निटिव सोशल और इमोशनल फंक्शनिंग को अफेक्ट करता है, लाइफ लॉन्ग भी हो जाता है कभी कभी, लेकिन सही वक्त पे थेरेपी लेने से मैनेज कर सकते हैं हम इनको। 2 एग्जांपल्स में सबसे पहला है ASD ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर जहाँ पे कम्युनिकेशन करने में सोशली डिफ़िकल्टीज होता है, रिपीटेटिव बिहेवियर होता है और रेस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट, मतलब बहुत रेस्ट्रिक्टेड गिनी चुनी चीज़ों में इंटरेस्ट होगा, बहुत ऐसे बिहेवियर होंगे जो बार बार दोहराता होगा और लोगों से कम्युनिकेट करने में उसको प्रॉब्लम होता है। फिर है ADHD
अटेंशन डिफिशिएट हाइपर एक्टिविटी, तो अटेंशन डिफिशिएट मतलब अटेंशन नहीं दे सकते, और हाइपर एक्टिविटी ज़्यादा एक्टिविटी करने की वो रहती है, जैसे कि इन अटेंशन तो पता ही है, इम्पल्सिविटी एंड हाइपर एक्टिविटी। ओके, फिर हमारा 28 का बी कहता है जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर एंड फोबिया आर टाइप्स ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर। ओके, हाउ विल डिफरेंट साइकोलॉजिकल मॉडल्स एक्सप्लेन द डेवलपमेंट ऑफ दिस डिसऑर्डर्स। तो ये भी रिव्यू क्वेश्चन से उठ के आया है, हमने कराया है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा रिव्यू क्वेश्चन को करना। तो बिहेवियरल मॉडल में देखते हैं, तो इसमें क्या है कि एंजाइटी जो है लर्न कंडीशन है, जैसे कि फोबिया डेवलप्स आफ्टर ए ट्रॉमेटिक इवेंट, कोई ट्रॉमेटिक इवेंट होता है तब जाके उसमें फोबिया डेवलप्ड होता है किसी चीज़ को लेके। तो बिहेवियरल मॉडल कहता है कि एंजाइटी जो है वो सिचुएशन के थ्रू हम सीखते हैं, मतलब वो लर्नड है। फिर कॉग्निटिव मॉडल कहता है एंजाइटी रिजल्ट्स फ्रॉम इरेशनल एंड एक्सैजरेटेड थॉट्स अबाउट डेंजर। तो अभी कॉग्निटिव मॉडल कहता है कि हम अगर बार बार किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट थॉट्स अपने मन में चलता रहेगा और उसके बारे में डेंजर डेंजर हम सोचते रहेंगे, लगता रहेगा, तब उससे हमें एंजाइटी होगा। और बायोलॉजिकल मॉडल कहता है जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन एंड इम्बैलेंसेस इन न्यूरोट्रांसमीटर कंट्रीब्यूट टू एंजाइटी डिसऑर्डर। और बायोलॉजिकल मॉडल कहता है कि जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशंस एंड इम्बैलेंस इन न्यूरोट्रांसमीटर, जो नर्व्स वगैरह है उसमें अगर कोई वो होगा, या फिर अगर वो जेनेटिकली ये चीज़ आएगा तो हो सकते हैं एंजाइटी डिसऑर्डर्स हो। ओके, फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 29 का ए है, इस अरे इस सब में डबल डबल है, डबल डबल, इस तभी इतना टाइम लग रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड साइकोमेट्रिक अप्रोचेस टू इंटेलिजेंस, एक्सप्लेन एनी 4 थ्योरीज ऑफ साइकोमेट्रिक अप्रोच। तो सबसे पहले आप इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग और साइकोमेट्रिक अप्रोच को डिफरेंशिएट करो, और साथ बाद में साइकोमेट्रिक अप्रोच का 4 थ्योरी बताओ। तो डिफरेंस हम देख लेते हैं। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच फोकसेस ऑन कॉग्निटिव फंक्शन, जैसे कि मेमोरी हो गया या अटेंशन हो गया। तब इन्फॉर्मेशन हम हमारा मेमोरी अच्छा होता है तब उस पर डिपेंड करता है, और साथ में हमारा अटेंशन क्या स्पैन है उस पर डिपेंड करता है। फिर है साइकोमेट्रिक अप्रोच एम्फसाइजेस मेजरिंग इंटेलिजेंस थ्रू टेस्ट। ओके, तो वही बात है कि साइकोमेट्रिक अप्रोच में हम इंटेलिजेंस को मेजर करने के लिए टेस्ट के ऊपर डिपेंड रहते हैं, और इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच में ऑफकोर्स मेमोरी और अटेंशन के ऊपर डिपेंड करता है। अब साइकोमेट्रिक अप्रोच का 4 थ्योरी हैं, उसमें अगर हम देखेंगे तो सबसे पहला हमारा है स्पीयरमैन्स 2 फैक्टर थ्योरी। तो इसमें इंटेलिजेंस का जो है 2 फैक्टर होता है, जनरल फैक्टर होता है एक और स्पेसिफिक फैक्टर होता है। फिर हमारा है थर्स्टन्स प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज। ये क्या कहते हैं कि इंटेलिजेंस कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल एबिलिटीज लाइक वर्बल कंप्रीहेंशन एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी। तो इंटेलिजेंस में अलग अलग एबिलिटी होता है, जिसके वर्बल एबिलिटी हो गया, न्यूमेरिकल एबिलिटी हो गया, या फिर स्पीड और क्लरिकल एबिलिटी, ऐसी बहुत सारी हैं। फिर है गलीफोर्ड स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल, इंटेलिजेंस इंक्लूड ऑपरेशन कंटेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। तो इंटेलिजेंस जो है ऑपरेशन पे डिपेंड करता है, कंटेंट्स क्या कंटेंट अवेलेबल हो रहा है किसी चीज़ को, क्या प्रोडक्ट अवेलेबल हो रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। और फिर है, अभी कुत्ते बहुत भौंक रहे हैं, कैटल्स फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस में कहता है कि फ्लूइड इंटेलिजेंस इज प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, विल क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस इज एक्वर्ड नॉलेज। तो फ्लूइड इंटेलिजेंस अगर आप में है तो हम कहेंगे कि आप में प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी ज़्यादा है, लेकिन अगर आप में नॉलेज एक्वायर करने की एबिलिटी ज़्यादा है तो हम कहेंगे क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस है, क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस है। फिर है 29, तो क्वेश्चन 29 हमसे पूछता है दैट what is the relationship between creativity and intelligence? Differentiate between creativity test and intelligence test. तो creativity and intelligence are co-related but not identical, है ना। High intelligence may enhance creativity but creativity requires divergent thinking. तो creativity और intelligence जो है वो related है लेकिन same नहीं है ना। related है लेकिन same नहीं है, मतलब कोई इंसान अगर ज़्यादा इंटेलिजेंस है तो हो सकता है वो ज़्यादा क्रिएटिव हो, लेकिन ज़्यादा क्रिएटिव होने से ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं होता है इंसान, है ना। कोई इंसान मानो आर्ट में बहुत ज़्यादा अच्छा है लेकिन वो उतना इंटेलिजेंट नहीं है, वो पढ़ाई में एकेडमिक्स में उतना अच्छा नहीं है ना। लेकिन
हो सकता है कि जो बंदा इंटेलिजेंट है वो आर्ट में भी बहुत अच्छा हो, वो गाना गाने में बहुत अच्छा हो, ये सारी चीज़ें हो सकती है। अभी क्रिएटिविटी टेस्ट मेजर्स ओरिजिनली एंड फ्लेक्सिबिलिटी, whereas इंटेलिजेंट टेस्ट एसेस लॉजिकल रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो क्रिएटिविटी देखता है कि इंसान में कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है, कितनी ओरिजिनलिटी है, और इंटेलिजेंस देखता है कि बंदा कितना लॉजिकल है, उसमें प्रॉब्लम सॉल्व करने की एबिलिटी कितना है। अभी सेक्शन जो है हम एफ पे पहुंच गए, अभी हम केस बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे। ओके, हाँ ये केस दिया है और केस के ऊपर 2 क्वेश्चन है, और अभी अगला एक और केस है उसके ऊपर 2 क्वेश्चन है। तो मैं थोड़ा सा और पानी पी लेती हूँ। तो सिनारियो ऐसा है केस 1 का, रीड द पैसेज एंड आंसर क्वेश्चन 30 एंड 31। ओके जी, समझ गए। अभी हम थोड़ा केस पढ़ लेते हैं, केस को पढ़ने में हम थोड़ा कलर चेंज करते हैं। कौन सा ले, ये पिंक कलर नहीं, इसको लेते हैं। सो अनीता है 40-year-old वुमन विथ परसिस्टेंट डिप्रेशन। ओके जी, डिस्क्राइब हर फीलिंग्स ऑफ सैडनेस। तो वो कैसे डिस्क्राइब करती है? होपलेसनेस एंड वर्थलेसनेस, मतलब कोई आशा नहीं है, बहुत निराश है, और वर्थलेसनेस, बहुत यूजलेस फील करती है। शी हैड अ ट्रॉमेटिक चाइल्डहुड विद पेरेंटल नेग्लेक्ट एंड इमोशनल एब्यूज। तो उनका जो चाइल्डहुड था बहुत ट्रॉमेटिक था, उनको पेरेंट्स से बहुत नेग्लिजेंस मिला है और बहुत थोड़ी बहुत इमोशनल एब्यूज पे मिला है। तो her thoughts include I am a failure and nobody cares about me, reinforcing her depression। तो उनका जो थॉट रहता है वो है कि मैं एक फेलियर हूँ, कोई मेरे बारे में कोई केयर ही नहीं करता है, और इसी वजह से वो डिप्रेशन में चली जाती है। तो सबसे पहला है कि आप अनीता का जो कोर बिलीव्स है ड्यूरिंग चाइल्डहुड उस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। तो सबसे पहला है लॉ सेल्फहुड, जिसके कि उसको पता, वो बोलती है कि आई एम नॉट गुड इनफ। फिर है होपलेसनेस, होपलेसनेस का मतलब होता है कोई आशा नहीं है, बहुत ही निराश है, जिससे कि लगता है कि कभी भी कोई चीज़ अच्छी नहीं होगी। और तीसरा है अबंडनमेंट इशू, तो नोबडी केयर्स अबाउट मी। तो सबसे पहले जब इंसान का बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा लगता है कि मैं बिल्कुल अच्छी नहीं हूँ, ठीक नहीं हूँ, तो इसका मतलब होता है उसका जो सेल्फ वर्थ है वो बहुत ज़्यादा कम होता है। फिर जब उसको लगता है कि कुछ भी बेहतर नहीं होगा, इसका मतलब उसमें होपलेसनेस बहुत ज़्यादा होती है। और जब कि यार कोई मेरे बारे में ध्यान नहीं देता, नोबडी केयर्स अबाउट मी, तो इसका अबंडनमेंट इशू होता है। ओके, अभी क्वेश्चन नंबर 31 जो है, क्वेश्चन नंबर 31 हमसे पूछता है विच थेरापी वुड बी मोस्ट सुइटेबल फॉर अनीता डिस्ट्रेस। तो कौन सा थेरापी सही रहेगा? तो उनके लिए सीबीटी बहुत सही रहेगा, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरापी, क्योंकि सीबीटी जो है आइडेंटिफाई एंड चेंज नेगेटिव थॉट पैटर्न दैट कंट्रीब्यूट टू डिप्रेशन, क्योंकि सीबीटी से ही हमारा जो नेगेटिव थॉट पैटर्न है उसको चेंज करके उसको डिप्रेशन से बाहर निकलने में हम मदद कर सकते हैं। अभी केस 2 है, केस 2 में क्या है, एक है आदमी टी शोवेंद्रन है, एन एनवायरमेंटलिस्ट एंगेज्ड इन ट्री प्लांटेशन एंड कंजर्वेशन। ओके, बहुत सही बात है। ट्रांसफॉर्मिंग बैरन लैंड इनटू ग्रीनरी, वाह बहुत सही है। His efforts influenced environmental policies and inspired youth to protect nature, बहुत सही बात है। अब प्रश्न है कि he actively participated in planting hundreds of sapling in public spaces along roadsides, which component of attitude is expressed here? तो द कंपोनेंट ऑफ बिहेवियरल कंपोनेंट यहाँ पे है। अब कोई बंदा बिहेव कर रहा है, ये हम ना पूरा रिव्यू क्वेश्चन में करवाया हुआ है यार, सारा कुछ करवाया है। तो कोई इंसान मतलब वो एनवायरनमेंट को लेके कंसर्न है, वो सैपलिंग को प्लांट कर रहा है, यानी उसका जो कंसर्न है, उसका जो एटीट्यूड है वो उसके बिहेवियर के थ्रू एक्सप्रेस हुआ है। तो यहाँ पे बिहेवियरल कंपोनेंट है। हिज एक्शन रिफ्लेक्ट हिज कंसर्न फॉर द एनवायरनमेंट। ओके, आप क्वेश्चन नंबर 33 हमारा आखिरी क्वेश्चन है। तो एक्सप्लेन एनी टू प्रोसेसेस दैट मे हैड लीड टू फॉर्मेशन ऑफ टी शोवेंद्रन्स एटीट्यूड टुवर्ड्स एनवायरनमेंट। तो आप ये बताओ कौन सा 2 फैक्टर है जिसके वजह से उनका ये बिहेवियर हुआ होगा, ये बिहेवियर फॉर्म हुआ होगा। सबसे पहला है सोशल लर्निंग, उन्होंने रोल मॉडल्स को देखा है जिन्होंने एनवायरनमेंट को ऐसा वैल्यू किया है, एनवायरनमेंट में ऐसा एक्ट किया है, उनको देख कर उन्होंने सोशली देख कर लर्निंग लिया है। दूसरा हो सकता है डायरेक्ट एक्सपीरियंस, उन्होंने ऐसा एक्सपीरियंस किया होगा
कि सैपलिंग लगाना, पौधों को लगाना, ट्री प्लांट करना एनवायरनमेंट के लिए कितना सही है, और इस वजह से उनका डायरेक्ट एक्सपीरियंस रहा है कि ये करने से कितना चीज़ें सही होगा, और इसी वजह से इन्होंने ये किया है। सो दैट इज़ इट। देखो